जय हिंद। स्वागत है आपका डीडीएस टॉक्स पर। देश, धर्म और शिक्षा का संगम, जहां हम 9th से 12th तक की परीक्षा तैयारी को आसान और मोटिवेशनल बनाते हैं। सब्सक्राइब करें और चलिए सीखते हैं। भारत माता की जय। तो आज हम बात करने वाले हैं औद्योगिकरण के युग के बारे में। ये वो दौर था जिसने मशीनों से दुनिया को बदल दिया, बड़े बड़े शहर बना दिए और आज हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं उसकी नींव रखी। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ तरक्की की थी या इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ी? चलिए इस दिलचस्प दौर की एक एक परत को खोलते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं इस तस्वीर के साथ जिसका नाम है नई सदी का उदय। ये तस्वीर उस दौर की सोच को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। आप देखिए, बीच में एक देवी जैसी आकृति है जो असल में प्रगति की दूत है, जो भविष्य की तरफ बढ़ रही है। और उनके पीछे रेलवे, कैमरा, मशीनें, फैक्ट्रियां, ये सब उस युग के नए नए चमत्कार थे, नई उम्मीदों का प्रतीक थे। ये तस्वीर दिखाती है कि भविष्य को लेकर कितनी शानदार आशा थी। अब जरा इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊपर कौन है? अलादीन, जो पूरब के जादुई पुराने दौर को दिखाता है, और नीचे है एक मॉडर्न मैकेनिक जो पश्चिम की नई औद्योगिक ताकत का प्रतीक है। ये तस्वीर साफ साफ ये दिखाती है कि उस समय लोग मानते थे कि मशीनों और औजारों से बनी ये जो नई दुनिया है, ये जादू और परंपरा की पुरानी दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली है। पर क्या ये कहानी इतनी सीधी साधी है? क्या फैक्ट्रियों से निकलते धुएं के पीछे कोई और सच्चाई भी छिपी थी? उन आम लोगों का क्या हुआ जिनकी जिंदगियां इस बदलाव की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं? बस इन्हीं सवालों के जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम क्रांति से पहले के दौर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कारखानों का उदय कैसे हुआ, बदलाव की असल रफ्तार क्या थी, मजदूरों का संघर्ष कैसा था, और आखिर में हम देखेंगे कि भारत पर इसका क्या असर हुआ। तो हमारा पहला पड़ाव है औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले का समय। हम अक्सर सोचते हैं कि औद्योगिकरण की कहानी तो फैक्ट्रियों से शुरू हुई होगी, है ना? लेकिन इसकी जड़ें वो तो कई ज्यादा गहरी और पुरानी हैं, जो शहरों से दूर गांव तक फैली हुई थीं। इतिहासकार इस दौर को एक खास नाम देते हैं, आदि औद्योगिकरण, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप इसे एक तरह से बिना दीवारों वाला कारखाना समझ सकते हैं। मतलब उत्पादन तो बड़े पैमाने पे हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए हो रहा था, लेकिन किसी एक फैक्ट्री में नहीं, बल्कि पूरे देहात में फैले कारीगरों के घरों में। और इस पूरे बिखरे हुए सिस्टम की लगाम व्यापारियों के हाथ में थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये व्यापारी शहरों को छोड़कर गांवों की तरफ क्यों जा रहे थे? वजह थी शहरों के शक्तिशाली गिल्ड्स। ये कारीगरों के ऐसे संगठन थे जो उत्पादन से लेकर कीमतों तक सब कुछ बहुत सख्ती से कंट्रोल करते थे। किसी नए व्यापारी के लिए शहर में घुसना और काम करना लगभग नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ गांवों में किसानों और कारीगरों को काम की सख्त जरूरत थी। ये पूरा सिस्टम आप समझिए एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह काम करता था। व्यापारी सबसे पहले स्टेपलर से ऊन खरीदता था। स्टेपलर वो होता है जो ऊन को रेशों के हिसाब से छांटता है। फिर ये ऊन सूत काटने वालों के पास जाता, फिर बुनकरों के पास और फिर रंगसाजों के पास। और आखिर में जब कपड़ा तैयार हो जाता तो उसे लंदन भेजा जाता था, जो एक तरह का फिनिशिंग सेंटर था, जहां कपड़े को फाइनल टच देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया जाता था। लेकिन ये जो घर घर में काम करने वाला मॉडल था, ये हमेशा नहीं चलने वाला था। क्वालिटी कंट्रोल रखना मुश्किल था और मांग भी लगातार बढ़ रही थी। यहीं से एक नए विचार ने जन्म लिया, क्यों ना सारे कारीगरों को एक ही छत के नीचे ले आया जाए। और यहीं से कारखानों के उदय का रास्ता खुला। 1730 के दशक में इंग्लैंड में पहली फैक्ट्रियां खुलने लगीं और कपास यानी कॉटन इस नए युग का प्रतीक बन गया। मांग में तो जैसे एक विस्फोट सा हो गया। सोचिए जरा, सिर्फ 27 सालों में कच्चे कपास का आयात लगभग 10 गुना बढ़ गया। ये जबरदस्त उछाल रिचर्ड आर्कराइट जैसे आविष्कारकों की वजह से मुमकिन हुआ, जिन्होंने पहली कॉटन मिल का डिजाइन तैयार किया था। कारखानों ने उत्पादन का पूरा तरीका ही बदल दिया। जो काम पहले पूरे गांव में बिखरा हुआ था, वो अब सिमटकर एक छत के नीचे आ गया। इससे मालिकों को उत्पादन के हर एक स्टेप और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था ताकत का। अब कंट्रोल कारीगर के हाथ से निकलकर मिल मालिक के हाथ में आ चुका था। अब हमें लगता है कि फैक्ट्रियां आईं और बस दुनिया रातों रात बदल गई होगी, पर क्या सच में ऐसा हुआ था? चलिए औद्योगिक बदलाव की असल रफ्तार को जानते हैं, जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा धीमी और जटिल थी। हैरानी की बात है, लेकिन ये जो बदलाव था ना, ये काफी धीमा था।
नई मशीनें बहुत महंगी होती थी, अक्सर खराब भी हो जाती थीं, और व्यापारी उन पर पैसा लगाकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हकीकत तो यह है कि 19वीं सदी के अंत तक भी 80% से ज्यादा मजदूर पारंपरिक उद्योगों में ही काम कर रहे थे, ना कि नई नई फैक्ट्रियों में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जेम्स वॉट का भाप का इंजन। हम सब इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चेहरा मानते हैं, है ना? पर 1781 में पेटेंट होने के बाद भी इसे अपनाने में दशकों लग गए। सोचिए, 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 भाप इंजन थे। यह दिखाता है कि उद्योगपति नई तकनीक को लेकर कितने ज्यादा कॉशियस थे। तो अगर मशीनें इतनी धीरे धीरे आ रही थीं, तो फिर यह क्रांति चल कैसे रही थी? इसका जवाब मशीनों में नहीं, बल्कि इंसानों में था। आइए हाथ के श्रम और भाप की शक्ति के बीच की इस लड़ाई को समझते हैं। उस समय के ब्रिटेन में काम करने वालों की कोई कमी ही नहीं थी, मतलब लेबर बहुत सस्ता था। तो उद्योगपतियों के लिए महंगी और नाजुक मशीनों में पैसा लगाने से कहीं ज्यादा सस्ता था मजदूरों को काम पर रखना। साथ ही बहुत से ऐसे काम थे जहां इंसानी हुनर की जरूरत थी, जिसे मशीनें कर ही नहीं सकती थीं। और हाँ, अमीर लोगों के लिए तो हाथ से बनी चीजें आज की तरह ही तब भी एक स्टेटस सिंबल थी। लेकिन मजदूरों की इस भीड़ का मतलब ये भी था कि उनकी अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। नौकरी मिलना आसान नहीं था, अक्सर जान पहचान से ही काम मिलता था। बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि बहुत से लोगों को पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें गुजारनी पड़ती थीं। और काम भी अक्सर मौसमी होता था, यानी साल के कई महीने बिना किसी आमदनी के ही गुजारने पड़ते थे। अभी तक तो हम ब्रिटेन की बात कर रहे थे, लेकिन इस क्रांति की लहरें वो पूरी दुनिया में फैल रही थी, और इसका सबसे गहरा असर पड़ा भारत पर, जो उस समय दुनिया का टेक्सटाइल सुपर पावर माना जाता था। अब हम कहानी का रुख भारत की ओर मोड़ते हैं। मशीनों के आने से पहले भारत के कपड़ों का पूरी दुनिया में बोलबाला था। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाह व्यापार के दिल हुआ करते थे, पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पूरी बाजी ही पलट गई। ये पुराने बंदरगाह खत्म होने लगे और उनकी जगह बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए ब्रिटिश नियंत्रित बंदरगाहों ने ले ली। अब भारतीय बुनकरों पर सीधा कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने गुमाश्ता नाम के वेतनभोगी एजेंट रखे। इनका काम था बुनकरों पर नजर रखना, उनसे माल इकट्ठा करना और कपड़े की क्वालिटी चेक करना। ये गुमाश्ता कंपनी के कंट्रोल का नया चेहरा बन गए। तो इस नई व्यवस्था का, इन गुमाश्ताओं का भारतीय बुनकरों पर क्या असर हुआ? यहीं से हमारी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है, भारतीय बुनकरों का पतन। ये सिर्फ एक व्यापार के खत्म होने की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली के उजड़ जाने की कहानी है। अब देखिए, बुनकरों और इन गुमाश्ताओं के बीच टकराव होना तो तय था। ये गुमाश्ता बाहर के लोग थे जो गांव के माहौल को नहीं समझते थे। वे अक्सर सिपाहियों को साथ लेकर आते, बड़े घमंड से पेश आते, और अगर माल देने में देरी हो जाए तो बुनकरों को सजा भी देते थे। नतीजा ये हुआ कि बुनकरों ने न सिर्फ मोलभाव करने की ताकत खो दी, बल्कि वो कंपनी से मिले कर्ज के जाल में भी बुरी तरह फंस। ये चार्ट भारतीय कपड़ा उद्योग की पूरी तबाही की कहानी खुद कहता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1811 में भारत के कुल एक्सपोर्ट का 33% हिस्सा सूती माल का था, और सिर्फ 40 साल बाद 1850 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3% रह गया। ये एक पूरे उद्योग का पतन था जो बस कुछ ही दशकों में हो गया। तो मतलब भारतीय बुनकर पर चारों तरफ से मार पड़ रही थी। पहली, उनका इंटरनेशनल मार्केट खत्म हो गया। दूसरी, उनका अपना घरेलू बाजार भी मैनचेस्टर की सस्ती मशीनी चीजों से भर गया। और तीसरी, जिस कच्चे कपास से वो कपड़ा बनाते थे, वो भी उनसे छीनकर ब्रिटेन भेजा जाने लगा। इस तरह जो कपड़ा उद्योग कभी भारत का गौरव था, वो बर्बाद हो गया। औद्योगिकरण की जो कहानी पश्चिम के लिए प्रगति की कहानी थी, वही भारत के कारीगरों के लिए पतन की कहानी बन गई। धन्यवाद देखने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अगला टॉपिक क्या हो। डीडीएस टॉक्स के साथ देश, धर्म और शिक्षा की यात्रा जारी रखें। भारत माता की जय।